बार फिर से हमला किया है। ईरान ने इजराइल पर 2 मिसाइलें दागी है। आईडीएफ की तरफ से ये जानकारी दी गई है और ये भी बताया गया है कि मिसाइल अटैक की आशंका के बाद डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया है। ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जाने की खबर है। ट्रंप की अपील को नहीं मान रहा है ईरान। हालांकि बयान जरूर दे देते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अभी भी ऐसा ही हो रहा है। ईरानी मीडिया की तरफ से, सरकारी मीडिया की तरफ से दावा किया गया था कि सीज फायर नहीं तोड़ेंगे, सीज फायर लागू करेंगे, लेकिन फिर भी सीज फायर को तोड़ा गया है और इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, सीज फायर टूटने पर इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। ईरान को करारा जवाब देंगे। रक्षा मंत्री कहते हैं इजराइल के आईडीएफ को जवाब देने का निर्देश दिया और यहां पर देखिए चेताया भी है ईरान को कि अगर सीज फायर का नियमों का उल्लंघन किया, सीज फायर को तोड़ा, तो फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईरान को करारा जवाब देंगे। रक्षा मंत्री इजराइल का ये बड़ा बयान सामने आया है। आईडीएफ को जवाब देने का निर्देश भी रक्षा मंत्री ने जारी कर दिया है। इसके अलावा इजराइल में सायरन भी बज रहे हैं। उत्तरी इजराइल में लगातार जो है सायरन बज रहे हैं, वो आवाज सुनाई दे रही है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह है, हमारे साथ मेजर समरपाल तूरसा जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं। जीडी बख्शी सर, मैं सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी, जहां पर इजराइल के रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर ईरान को कह दिया है कि सावधान हो जाओ, संभल जाओ, अगर सीज फायर को तोड़ा तो फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे, और वो जवाब देने के लिए आईडीएफ को निर्देश भी जारी हो चुके हैं। ये गलत साइकिल है। इसका मतलब वो फायर करेंगे, जवाब में ईरान फायर करेगा, तो फिर तो ये सीज फायर टूट सकता है। मेरा ख्याल ये है कि हर सीज फायर में इनिशियल डेज जो होते हैं, 1-2 दिन टाइम लगता है जब तक कि ऑर्डर्स आखिरी बैटरी तक ना पहुंच जाए कि नाउ लेट ऑफ। मैंने बताया ना, ये जो डीकैपेसिटेशन स्ट्राइक की है इजराइल ने, इसका नुकसान भी हो सकता है सबको, इन द सेंस कि अगर जो जूनियर लीडर्स के ऊपर सही कंट्रोल नहीं है, सही अब जो लगाम है वो आपने तोड़ दी है, तो वो जो जूनियर लेवल तो हॉट हेड रहते हैं, ये जो सीनियर लेवल है वो शांति से लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करते हैं। काम है उसका स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करने का। अब वील हैव टू वेट एंड वॉच, क्या ये इनिशियल हिकअप्स हैं या वाकई ईरान चाहता है कि नहीं साहब हम तो लड़ते रहेंगे। मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी होगी ईरान की तरफ से इस हालत में गधों की तरह लड़ते रहना, ठीक है, गधों की तरह, जबकि आपको पता है आपका एयर डिफेंस टूट चुका है, सीनियर लीडरशिप खलास हो गई है, काफ़ी नुकसान हुआ है। आई थिंक कंसोलिडेशन के लिए उन्होंने अपनी पॉलिटिकल विल पावर दर्शा दी है, अपने लोगों को बता दिया है कि साहब नहीं, हम बिल्कुल घुटने नहीं टेके, हमने हिट बैक किया, ना सिर्फ इजराइल पे बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स पे भी हिट बैक कर दिया। तो आपका पूरा हो गया है फेस सेविंग, अब नॉक इट ऑफ, नहीं तो नुकसान ज़्यादा ईरान को होगा। अगर अमेरिका और इजराइल दोनों अपनी शक्तियां मिलाकर इस ईरान पे टूट पड़े जिसका एयर डिफेंस टूट चुका है, तो ये तो बेवकूफ़ी है, सरासर बेवकूफ़ी। इस वक्त सब लोग थोड़ा इस कॉन्फ्लिक्ट से तंग आ चुके हैं, दुनिया भर, ठीक है। बेहतरी इसी में होगी इजराइल की, ईरान की, कि अब ये कॉल ऑफ किया जाए। ये टिट फॉर टैट चलता रहा तो फिर तो कोई सीज फायर नहीं होगा। और डोनाल्ड ट्रंप को भी थोड़ा सा, अगर वो यूक्रेन की वारदात को नहीं दोहराना चाहते जिसमें उनकी काफ़ी कन्नी कटी है, वो थोड़े से पावरलेस लगे हैं रोकने के लिए। जितना रोकने की कोशिश की है उतना युद्ध बढ़ गया है, क्योंकि ना वो रोक सके व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को और ना वो पुतिन साहब को रोक पाए। तो कहीं ना कहीं तो उनके पास अंकुश होना पड़ेगा कि वो ही कैन देन क्रैक द व्हिप टू एनफोर्स द सीज फायर। कोई एनफोर्सिंग मैकेनिज्म अगर नहीं है तो फिर वो नहीं चलेगा, ठीक है, अनलेस बोथ साइड्स आर एग्जॉस्टेड, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान का पॉज इन ऑपरेशन चल गया है, अभी तक हमने इसका उल्लंघन नहीं देखा, बट ऐसा यूक्रेन रशिया में नहीं हुआ और ऐसा अगर मिडिल ईस्ट में भी नहीं हुआ तो ये डोनाल्ड ट्रंप के साहब के लिए काफ़ी नाक कटने की बात है और वो झल्ला कर फिर कूद सकते हैं।
अगर वो कूदते हैं तो क्या ओपन एंडेड कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा? ये बड़ी हॉब्सन्स चॉइस है साहब। अमेरिका, रूस और चीन तो खुश होंगे अगर अमेरिका की दुविधा बढ़ती है, लेकिन नुकसान चीन को भी होगा, जापान को होगा, दुनिया की इकोनॉमी को होगा, जिसमें अमेरिका की इकोनॉमी शामिल है। ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो आप देखें कि इन्फ्लेशन होगी, इकोनॉमी को चोट पहुंचेगी, लंबी देर चले रिसेशन में जा सकती है ग्लोबल इकोनॉमी। ये किसी के हित में नहीं है कि बेवकूफ़ी की जाए, बेवजह बढ़ाई जाए। अगर उससे कुछ हासिल हो रहा है तो बात है। अगर ईरान केवल अपनी डिफाइंस दिखाना चाहता है तो फिर तो साहब ये ओपन एंडेड कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सर, और इसी बीच एक और जानकारी आ रही है, वो भी साझा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आखिरकार क्या कुछ रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया। रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया सीज फायर टूटने पर कि हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं, ईरान को करारा जवाब देंगे, ये कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि आईडीएफ जवाब देगी, निर्देश दे दिए गए। और जानकारी आ रही है, वो भी आपके साथ साझा करते हैं कि किस तरीके से अब बयान सामने आने लगे हैं। रक्षा मंत्री ने भी बयान दिया है और इसके साथ साथ वित्त मंत्री की तरफ से भी बयान दिया गया है। तो ईरान को चेतावनी दी है। ईरान की नई स्ट्राइक पर इजराइल के वित्त मंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सीज फायर तोड़ा तो ईरान को अंजाम भुगतना होगा। मिसाइल अटैक के बाद तेहरान को निशाना बनाएंगे, तेहरान की जो पूरी शक्ल सूरत है वो बदल कर रख देंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है कि तेहरान में जोरदार हमला करेंगे। तो रक्षा मंत्री हो या वित्त मंत्री हो, कर्नल शैलेंद्र सिंह, उनकी तरफ से बार बार ये बयान आ रहे हैं कि अब थम जाओ, रुक जाओ, वरना अब जो करेंगे वो आप सह नहीं पाएंगे। बट इस लड़ाई के अंदर जो जिम्मेदारी थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हाँ जी, जिसने अपने आप डिक्लेयर किया कि मैंने तो सीज फायर करा दिया, सब उसकी जिम्मेवारी कहाँ गई? वेयर इज ही नाउ? भाई आपने सीज फायर अपने तरफ से डिक्लेयर कर दिया मिस्टर ट्रम्प, और दोनों कंट्री ने मना कर दिया। आपने बोला चलिए कोई बात नहीं, 2 मिनट बाद में फिर से करा दे रहा हूँ कि ये हो गया है। आपने फिर से इंसिस्ट किया, बार बार आपने इंसिस्ट किया, और आप देख रहे हैं कि बार बार अगर वो नहीं हो रहा तो डोंट यू थिंक ही शुड रिजाइन? ये किस बात का प्रेसिडेंट हुआ? आप अपनी जो ये एक्चुअली इन्होंने ना सीज फायर नहीं कराया, इन्होंने नोबेल पीस प्राइज सीज फायर कराया। एक्चुअली इसका नाम एक्चुअली सीज फायर से हटा देना चाहिए। ट्रम्प कोई भी चीज़ डिक्लेयर करे आज के बाद इट शुड बी विद इन ब्रैकेट नोबेल प्राइज, अदरवाइज उसके बिना कोई फायदा नहीं। और दुनिया सुन नहीं रही है। आप अपनी कंट्री की किरकिरी करा रहे हो, प्रेसिडेंट पोस्ट की किरकिरी करा रहे हो, बट फिर भी अगर एक अच्छा इवैल्यूएशन कर देखे तो यस, इसमें कोई डाउट नहीं है। सीज फायर की जो कंडीशंस जिस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करी गई थी वो ये थी कि 12 घंटे हो सकता है इजराइल अटैक ना करे। लेकिन इजराइल अटैक क्यों नहीं करेगा अगर ईरान की तरफ से एक सुतली बम भी अगर इसकी तरफ आता है? बड़ा छोटा, कितना बड़ा अटैक, छोटा बड़ा अटैक, ये सब बेकार की बात है। ज़्यादा बड़ी बात यह है अटैक तो अटैक है। आपका अटैक सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता 365 दिन 24 घंटे आयरन डोम और जो एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का है वो कभी भी अलर्ट ना हो। वो हमेशा अलर्ट रहता है, रहना चाहिए। एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, आप मारे जाएंगे, आपको मारने के लिए लोग बैठे हुए हैं। आज अगर ईरान मना भी कर देगा ऑफिशियली कहने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए, आपके ऊपर अभी भी अटैक आ सकता है, हूती से, हिजबुल्लाह से, किसी से भी आ सकता है। सो अपने आप में ये जो सीज फायर की जो बात चल रही है ये थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए होता चला जा रहा है कि अगर 2 घंटे पहले मेरे ऊपर अटैक हुआ, मैं इजराइल हूँ, अब 2 घंटे बाद मैंने अटैक किया, अब वो ईरान बोलेगा कि जी 2 घंटे बाद मैं कर रहा हूँ, 1 घंटे बाद मैं कर रहा हूँ, तो ये तो लड़ाई चलती जाएगी और सीज फायर इफेक्टिव नहीं होगा। इसके जिम्मेदार बिल्कुल कौन सर, है? इफेक्टिव नहीं हो पाएगा सीज फायर, ऐसे कर्नल शैलेंद्र सिंह सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन इसी बीच में दर्शकों को हमें बता दें कि लगातार जो स्थिति है, देखिए ट्रंप कहाँ है ये एक बड़ा सवाल है। जो बार बार कह रहे थे कि हमने सीज फायर करवा दिया है, अब उनकी स्टेटमेंट क्यों नहीं सामने आ रही है? 4 बैक टू बैक उन्होंने पोस्ट किए थे, लेकिन सीज फायर के ट्रंप के जो दावे हैं, ईरान की जो मिसाइलें हैं, आज भी इजराइल के कुछ शहरों में ईरानी मिसाइल तबाही मचा रही है। सवाल ये है कि क्या पीछे से कोई और ताकत ईरान को उकसा रही है? क्या मॉस्को में हुई मीटिंग ने जंग को नया मोड़ दे दिया है? सीज फायर के दावे क्यों हवाई साबित हो रहे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए हम समझाते हैं। ईरानी मिसाइलों की गूंज
इजराइल के बीर शेबा में तबाही, आसमान से मौत बनकर बरसती ईरानी मिसाइलें नेतन्याहू के देश को तबाह कर रही हैं। इमारतें नेस्तनाबूद हो रही हैं और बेकसूर लोगों की जान जा रही है। ईरान इजराइल जंग पर सीज फायर की बात, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। ट्रंप ने कहा था जंग रुक गई है। कतर ने कहा दोनों देश मान गए हैं, लेकिन अगले ही घंटे ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें बरसा दी। इजराइल के शहरों में कब्र खोद दी, बीर शेबा और तेल अवीव में बमबारी की। अब सवाल उठता है ईरान क्यों नहीं झुक रहा? शायद जवाब मॉस्को में है। एक दिन पहले ईरानी विदेश मंत्री अरागची की रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात हुई थी। माना जा रहा है कि इसी मुलाकात के दौरान कुछ ऐसी बातें हुई जिसके बाद ईरान की न सिर्फ जुबान बदल गई, तेवर बदले, बल्कि बदल गई मिसाइलों की रफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप का ग्रैंड स्ट्रेटेजिक डिजाइन था कि मेरे को एक पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन चाहिए जिसमें मुझे को कोई लड़ाई नहीं लड़नी। यूक्रेन बाइडेन की लड़ाई है, मैं उसे बंद कराना चाहता हूं। ठीक है, मिडिल ईस्ट में भी उन्होंने कहा था मैं बंद कराऊंगा शुरू में, फिर वो इजराइल के साथ चल के उन्होंने ये जो है स्ट्राइक ये कर दी है। इसके आगे वो नहीं जाना चाहते। ईरान को लग रहा है कि रूस उसके पीछे खड़ा है और यही वजह है कि वो अब अमेरिका को भी चुनौती दे रहा है। मॉस्को में हुई ये मुलाकात शायद ईरान के रणनीतिक मिजाज को बदलने वाली साबित हुई। रूस ने न सिर्फ समर्थन का वादा किया बल्कि रणनीतिक निर्देश भी दिए। पहला, सीज फायर से दूरी। माना जा रहा है कि पुतिन ने ईरान को सलाह दी है कि वो ट्रंप पर भरोसा न करे। जंग से पीछे हटना ईरान की रणनीतिक गलती हो सकती है। दूसरा, लॉजिस्टिक मदद का वादा। रूस ने ईरान के हथियार भंडार की भरपाई में मदद का भरोसा दिया है। तीसरा, रणनीतिक साथ का आश्वासन। अगर अमेरिका इजराइल हमले बढ़ाते हैं तो संयुक्त राष्ट्र में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पर रूस वीटो करेगा। बैकडोर मोर्चा खोलने की योजना। सीरिया और हिजबुल्लाह के जरिए गोलन हाइट से इजराइल पर दबाव डालो। व्हाइट हाउस की सीज फायर स्क्रिप्ट में कतर को मध्यस्थ बनाकर शांति की कहानी लिखी गई थी, लेकिन ईरान ने इस स्क्रिप्ट को ही फाड़ डाला। शायद इसलिए क्योंकि सीज फायर की कॉपी को पुतिन ने रेड पेन से काट दिया था। और ये कहना कि उनको एक बड़ा बल मिला है जरूर सही है कि अभी भी जो रशिया है वो एक पिलर की तरह उनके साथ खड़ा है। हाँ, भले ही आपने देखा इसके पहले जो सीरिया में हुआ था जहाँ पर रशिया के खुद के नेवल बेस थे, एयर बेस थे और बल असद की सरकार थी और IRGC पूरा एक्टिव, हाँ भी वहीं से, वहीं लेबनान से आए, मगर उनको वहाँ से छोड़कर निकलना पड़ा और इंक्लूडिंग रशिया वहाँ से निकल चुका है। मिडिल ईस्ट की आग अब सिर्फ इजराइल ईरान तक सीमित नहीं, बल्कि इसकी आंच वॉशिंगटन और मॉस्को तक पहुंच चुकी है। ट्रंप की डिप्लोमेसी हार रही है और पुतिन की स्ट्रेटेजी जीत रही है। अब जंग रुकेगी नहीं, बल्कि वो अगले मोर्चे तक बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।